Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी. आज हम क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की वर्कशीट पढ़ने जा रहे हैं. ये आपके सामाजिक विज्ञान का कार्यपत्रक 50 है और इसकी डेट है 23 दिसंबर 2021. ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं और फिर आपको आपकी वर्कशीट स्टार्ट करनी है. जैसा कि आपको पता है, अभी हम आपका जो इतिहास की किताब है उसका पार्ट नंबर 2 पढ़ रहे हैं, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति. ठीक है, तो मैं शुरुआत से आपको ये चैप्टर पढ़ाती आ रही हूँ, तो आई होप आप मेरी सारी वीडियोस देख रहे होंगे. अगर आप नहीं देख रहे तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस भी देख लेना ताकि आपका चैप्टर जो है वो पूरा क्लियर हो जाए. ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है और आपको अगर अच्छा लगे तो उसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना. ठीक है, और अब आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे मेरे पेज का नाम है रेडी फॉर स्टडी, तो आप मुझे वहाँ फॉलो करिए और कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से वहाँ पे पूछ सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आगे के वर्कशीट को पढ़ना. 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भी जार संसद के अधीन नहीं था. रूस में उदारवादियों ने इस स्थिति को समाप्त करने के लिए अभियान चलाया. 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की मांग के लिए सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक्स और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और श्रमिकों के बीच में काफ़ी कार्य किया. ठीक है, अब देखो क्या था, रूस के लोग जो थे, रूस के जो उदारवादी लोग थे वो अपने लिए संविधान की मांग कर रहे थे. क्यों? क्योंकि वो जार निकोलस के इस निरंकुश शासन से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे. जब वो अपने लिए संविधान की मांग कर रहे थे तो वो किसके सपोर्ट में रहकर काम कर रहे थे? सोशल डेमोक्रेट्स और समाजवादी क्रांतिकारियों के साथ रहकर. ठीक है, और समाजवादी क्रांतिकारी मतलब किसान और श्रमिकों के साथ मिलकर वो अपना काम कर रहे थे और संविधान की मांग कर रहे थे. साम्राज्य में उनका समर्थन पोलैंड में राष्ट्रवादियों और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जिदीदियों द्वारा किया गया, जो अपने समाज का नेतृत्व करने के लिए आधुनिक इस्लाम चाहते थे. मतलब बेसिकली जो आपके उदारवादी थे, रूस के उदारवादी, उनको किसने किसने समर्थन करा? पोलैंड के राष्ट्रवादियों ने और इस्लाम के आधुनिकीकरण करने वाले जिदीदियों ने. ठीक है, अब देखो 1905 में ना एक खूनी रविवार की घटना होती है, वो बड़ी भयंकर होती है, बहुत लोग मारे जाते हैं. रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा. जरूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की कमी आ गई. मतलब वेतन तो नहीं बढ़ रहा था लेकिन वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी. ठीक है, जब रूसी श्रमिक सभा जो 1904 में बनी थी के 4 सदस्यों को तिलोव आयरन वर्कर्स में उनके नौकरी से हटा दिया गया. अब देखो, रूसी श्रमिक सभा बनी थी 1904 में और वो जो सभा बनाई गई थी उसमें 4 लोगों को उनकी जॉब से हटा दिया गया. तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया. उन्होंने कहा कि हमारे उन 4 भाइयों को भी क्यों निकाला गया है. तो इसके विरोध में सबने हड़ताल कर दी. अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने व तनख्वाह में वृद्धि तथा कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए. अब देखो, जो मैंने बताया था ना आपको कल भी कि जो श्रमिक वर्ग थे ना वो धीरे धीरे हरकत में आ रहे थे. उन्हें अपनी इस दुर्दशा का जो है ज्ञान हो रहा था और उन्होंने कहा कि हमारे मेहनत के बल पे अमीर लोग तो और अमीर होते जा रहे हैं लेकिन हमारी स्थिति तो नहीं सुधर रही है. तो अब उन्हें चेतना आ रही है मन में अब कि हमारे को अपने लिए भी कुछ करना पड़ेगा. ठीक है, अब इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, अपने लिए क्या कहते हैं, सुधारों की मांग करते हैं, वेतन बढ़ाए जाने की मांग करते हैं और काम के घंटे कम करने की मांग करते हैं. इस दौरान जब पादरी गैपॉन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस के सामने पहुंचा तो पुलिस और कॉसेक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया. तो पादरी गैपॉल के नेतृत्व में बहुत सारे लोग जो है कहाँ जा रहे होते हैं? विंटर पैलेस की तरफ जा रहे होते. विंटर पैलेस राजघराना है. ठीक है, यहाँ पे राजा रहता था. इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर जो है वो मारे जाते हैं और लगभग 300 के करीब घायल हो जाते हैं. इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार की घटना के नाम से जाना जाता है. 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी दिन से होती है. ठीक है, सारे देश में हड़ताल होने लगी. जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव को शिकायत करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं को बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय भी बंद हो गए. अब सभी लोगों को लगने लगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे को अधिकार नहीं मिल रहे. तो अब सब लोग जो है राजा के साथ ना बुरा व्यवहार करेंगे और हर चीज़ को ना त्याग देंगे. ठीक है, सारे देश में हड़तालें होने लगी. जब अब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव की शिकायत करते हुए विद्यार्थियों ने अपनी कक्षा छोड़ दी, विश्वविद्यालय बंद हो गए. वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य मध्यम वर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते
देते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। अब देखो, अब वो लोग संविधान की मांग करने के लिए संविधान सभा का गठन कर दिए हैं। ठीक है, 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। अब क्या होता है, जब लगा कि भाई बहुत ज़्यादा मांग पकड़ रहे हैं लोग और बहुत ज़्यादा आंदोलन हो रहे हैं, तो अब उसको बेचारे जार को हारना पड़ा, उसको अपनी बात छोड़नी पड़ी और मजदूरों की बात मानते हुए संसद बनाने पर उसने जो है हस्ताक्षर कर दिया, यानी कि सहमति दे दी कि चलो ठीक है, अब हम एक संसद बनाएंगे। संसद को नाम दिया जाएगा ड्यूमा। क्रांति के कुछ समय दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रहीं। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियों और यूनियन अनधिकृत रूप से काम करने लगी, क्योंकि उन्हें गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जार ने पहली ड्यूमा केवल 75 दिनों में और दूसरी ड्यूमा 3 महीने में बर्खास्त कर दी। अब वो ड्यूमा की बात सुनना ही नहीं चाहता था। ठीक है, अब नाम के लिए बना तो दी ड्यूमा, लेकिन उसकी बात मानता नहीं था। उसको जब देखो तब बर्खास्त कर देता था। तो लोग परेशान हो गए। किस तरह वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं जाता था। अब देखो, वो उस संसद को क्यों नहीं पसंद करता था, क्योंकि वो संसद कहीं ना कहीं राजा की शक्तियों पर एक तरीके का अंकुश लगाती थी। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िबद्ध नेताओं को भर दिया। अब जब दोबारा चुनाव होते तो वो क्या करता है ना, संसद में अपने ही बंदे बिठा देता है, जार निकोलस तृतीय। ठीक है, उदारवादी और क्रांतिकारियों को उसने उस संसद में से बाहर कर दिया और अपनी ही पार्टी के लोगों को बिठा दिया। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो सरासर अन्याय हो रहा था रूस में। लेकिन कोई बात नहीं, 1917 के बाद से सब कुछ सारा अन्याय खत्म हो जाता है जब बोल्शेविक लोग क्रांति कर देते हैं। 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके डायरेक्ट आंसर ये रहे। तो पहले आप इन 2 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट, मतलब पूरे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और तीनों क्वेश्चंस के इतने ही आंसर हैं आपके। ठीक है, तो देखो क्या क्या मांगे थे उदारवादियों की, वही संविधान की मांग थी और उसमें इसका समर्थन किसने किया, सोशल डेमोक्रेट्स ने समर्थन किया और समाजवादी क्रांतिकारियों ने समर्थन किया। किसका, रूस के उदारवादियों का। ठीक है, फिर खूनी रविवार क्या था, तो फादर गैलॉप के नेतृत्व में जब सभी लोगों ने विंटर पैलेस की ओर जाके शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन दिया और अपने लिए बढ़े हुए वेतन की, ठीक है, और रहने की और काम करने की अच्छी परिस्थितियों की तथा साथ ही साथ काम के घंटे घटाने की जब मांग करी, तो सरकार राजा के जो सैनिक थे उन्होंने उनके ऊपर गोली मार के जो है पूरा काम खराब कर दिया। बहुत सारे लोग मारे गए और इस पूरी घटना में जब सबका खून बहाया गया, और ये रविवार का दिन था इसलिए इस घटना को खूनी रविवार का नाम दिया गया। ठीक है, इस घटना के बाद से जो जार निकोलस है उसकी छवि लोगों के मन में और खराब हो गई थी कि राजा बहुत गंदा है। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न है आपका, रूस में 1905 की क्रांति के क्या परिणाम हुए थे। देखो 1905 की क्रांति जब हो गई थी आपकी, मतलब वो खूनी रविवार की घटना हो गई थी, उसके बाद क्या होता है बेसिकली यहाँ से है कि अपने शासन को दांव पर लगाने के साथ जार निकोलस द्वितीय विधानसभा के ड्यूमा के निर्माण के लिए सहमत हुआ और अपने संविधान और नागरिकों को बुनियादी अधिकार देने पर भी सहमति व्यक्त की और इससे संसद का गठन भी हुआ। ठीक है बेटा, तो क्रांति के बाद क्या होता है, रूस में संसद बनती है, लेकिन उसने आगे की कहानी भी बताई है कि संसद बन तो जाती है लेकिन जो जार निकोलस है उस संसद की बात नहीं मानता है और जब देखो तब उस संसद को बर्खास्त भी करता रहता है। वो क्यों उसको पसंद नहीं करता था संसद को, क्योंकि वो संसद उस जार निकोलस द्वितीय की शक्तियों में कुछ ना कुछ अंकुश लगाया करती थी, उसको उसकी शक्तियों को इस्तेमाल करने से रोकती थी, इसलिए उसको वो संसद पसंद नहीं थी और इसीलिए वो संसद बनने देना नहीं चाहता था। ठीक है, फिर भी हालात बहुत ज़्यादा नहीं सुधरते 1905 की क्रांति के बाद, इसीलिए 1917 में दोबारा एक क्रांति होती है रूस में और वो फाइनल क्रांति होती है। ठीक है, तो बस ये आपकी वर्कशीट इतनी थी। आई होप आपको ये स्टोरी के रूप में जो हमारा चैप्टर है वो समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।